जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, यू वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम अमन कुमार। तो ये जो हमारा लेक्चर है वो है ग्रेविटेशनल लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 इसका अपलोड हो चुका है, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल रहे होंगे। यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे एनडीए के एग्जाम और अग्निवीर के दोनों के एग्जाम में काम आने वाला है। एनडीए के एग्जाम में से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही आपके जो अग्निवीर का एग्जाम, जो वैसे ही एक्सवाई का एग्जाम रहा करता था, तो उससे जुड़े हुए भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए करते हैं लेक्चर की शुरुआत। और सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था, हम यहाँ पर करने वाले थे शुरुआत किसकी, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में क्या रिलेशन निकल कर आता है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है उसके बीच में एक रिलेशन निकल कर आता है। और साथ हम ये भी कह सकते हैं कि स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो हम यहीं से फाइंड करते हैं। तो कैसे करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले आपके पास देखो अर्थ है ना, अर्थ के पास यह पार्टिकल, देखो यहाँ पर मैं बता दूं आपको डेरिवेशन नहीं आती, लेकिन बता रहा हूँ क्या आता है कैसे। तो यहाँ पर आपके पास एक एम मास का पार्टिकल है और यहाँ पर जो इसका मास है वो एम ही है, और जो इसकी रेडियस है, जो अर्थ की रेडियस है वो क्या है, आर ई है। मास ऑफ अर्थ है एम ई और ये रेडियस ऑफ अर्थ है आर ई। ठीक है, यहाँ पर एक स्मॉल एम जो मास का एक पार्टिकल रखा हुआ है या ऑब्जेक्ट है, तो जब ये इसके इन्फ्लुएंस में आएगा, यानी कि इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में जब आएगा तो वो इसकी तरफ मूव करने लगेगा, यानी इस पर एक फोर्स अप्लाई होने लगेगी, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर भी अप्लाई होगी, पर मूव छोटा होने की वजह से ये इसकी तरफ करेगा। और जब कोई फोर्स अप्लाई होती है तो वहाँ पर एक एक्सेलरेशन जनरेट होता है, ठीक है, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है तो यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है। तो हमने कल डिफाइन करा था कि अगर किसी बॉडी पर m मास है और उस पर अगर g एक्सेलरेशन लग रहा है तो उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू mg हो जाएगी। क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू mg हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, और दूसरा हमारे पास अगर मान लो कि ये ऑब्जेक्ट लगभग अर्थ के क्या है, सरफेस के पास में है। कैसा है, अर्थ के सरफेस के पास में, समझना बहुत पास में है, तो रेडियस बहुत बड़ी है, उसके कंपेरिजन में डिस्टेंस हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो हम इन दोनों का जो डिस्टेंस है उसे लगभग आर ई से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि वो पास में है, रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ी है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू जी m1 एम ई अपॉन आर ई। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या ये दोनों चीजें इक्वल होंगी, नहीं होंगी, क्योंकि दोनों ही यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो एम जी विल बी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई। यहां से m से m कैंसिल हो जाएगा, देन जी विल बी जी एम ई अपॉन आर ई। ये एक आपके पास रिलेशन निकल कर आता है जो है जी का कैपिटल जी के साथ। यहाँ पर स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई। यहाँ पर देखिए ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट होता है क्योंकि आपका ये मास है। यहाँ पर सिर्फ जो चेंज हो सकता है वो रेडियस। अरे रेडियस कैसे चेंज हो जाएगी, अर्थ बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर रेडियस, यहाँ पर हमने क्या निकाला था, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। इन दोनों के बीच का सेंटर ऑफ मास का क्या था, ये डिस्टेंस था। समझ में आ रहा है आपको, इन दोनों के बीच की क्या थी, दूरी। ऐसे काफी सारे मुझे कमेंट आए थे कि हिंदी में भैया बताना। तो यार देखो, हिंदी में यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं और इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें संबंध निकल कर आता है। तो इन दोनों का जो द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास है ना, उनके बीच की क्या है, ये दूरी, डिस्टेंस है। आपको इतना समझ में आ जाएगा। तो इसके डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर कम था। अब मान लो इसे ज्यादा होगा या कम होगा तो क्या चेंज आएगा, नहीं आएगा इसमें। यानी हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच की रेडियस चेंज हो सकती है, या इनकी दोनों के बीच की दूरी चेंज हो सकती है, तब जाकर जी में चेंज आएगा। तो एक जी का हमारे पास ये रिलेशन निकल कर आ जाता है, और यहीं से हम जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और जी की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, एम ई की वैल्यू लगाओगे, आर ई की वैल्यू लगाओगे, जो आपको लगा दोगे तो आपको जी की जो वैल्यू मिलेगी, इक्वेटर के लिए अगर लगाओगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर लगा दोगे यहाँ पोल के लिए तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। तो ये निकल कर आती है जी की वैल्यू। इस फॉर्मूले से हम जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और इसी को हम स्मॉल जी और कैपिटल जी में एक रिलेशन भी बोलते हैं। स्मॉल जी का हाइट और यहाँ पर डेप्थ के साथ कैसे चेंज होता है, यानी अगर हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ स्मॉल जी या वैल्यू ऑफ स्मॉल जी अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ
अर्थ, यानी अर्थ के सरफेस से ऊपर और उसके नीचे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबव द सरफेस, ठीक है। तो हमारे पास ये अर्थ है और अर्थ के सरफेस से हमने ये ऑब्जेक्ट रखा है और हमारे पास जो ये डिस्टेंस है ना h, वो इतना है कि वो आप उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। पीछे हमने इतना माना था कि जिसको हम नेगलेक्ट कर सकते थे। फिगर एक सही है पर आप समझ रहे हो ना, मान लेना कि उसको नेगलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो उसका मास m हो जाएगा, ये r हो जाएगा। तो यहाँ से आपके लिए एक क्या निकल कर आएगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या होगा, देखो यहाँ से टोटल डिस्टेंस आपके पास निकल के आएगा ये RE और यहाँ पर ये h हो गया। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये h RE, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका h प्लस RE या RE प्लस h। तो यहाँ से अगर हम g के साथ रिलेशन देखें तो g का जो फॉर्मूला निकल कर आएगा g डैश का, यहाँ पर g की वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पर g की वैल्यू वो नहीं होगी जो यहाँ मिली थी आपको, वहाँ मिलेगी चेंज, वो क्या होगी g डैश। और ये g डैश किसके बराबर होगी, ये g डैश आपके लिए मिलेगी, यहाँ आप बोलो g डैश आपकी मिलेगी क्या, g me अपॉन r प्लस h मिलेगी, g me अपॉन r प्लस h। तो ये वैल्यू आपकी मिलेगी कहाँ पर, अगर आप निकाल लो यहाँ से डिस्टेंस, साथ में आपको यहाँ पर स्क्वायर होता है तो यहाँ पर स्क्वायर भी निकल कर आ जाएगा। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में मैं स्क्वायर लगाना रह गया था, तो वहाँ पर भी आप स्क्वायर ध्यान दें कि जो g की वैल्यू निकली थी वो g me अपॉन RE स्क्वायर था, तो वहाँ पर स्क्वायर छूट गया था, तो उसको गलत ना समझे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दें कि r प्लस h निकल कर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हम चेंज देख रहे हैं, वैल्यू देख रहे हैं, वैल्यू भी बोल सकते हो या चेंज इन g, चेंज इन जी अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। क्या यहाँ पर चेंज हमें देखने को मिलेगा, तो देखो अगर हम हाइट को इंक्रीज करते जाएंगे, क्या करेंगे, हाइट को इंक्रीज करते जाएंगे, तो यहाँ पर जो आपकी ये वैल्यू है ना, डिनोमिनेटर यानी हर की वैल्यू नीचे का बढ़ता जाएगा, क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और जब आप किसी बड़े नंबर से इसको भाग दोगे यानी इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास छोटा नंबर निकल कर आएगा, यानी एग्जैक्ट आपके पास वो 9.8 वैल्यू नहीं आएगी, उससे कम हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि अगर अर्थ के सरफेस यानी सतह से ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कम होता जाता है। समझ में आ गया, क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अर्थ के सरफेस से नीचे चलो, देखो यहाँ पर आपके पास ये अर्थ हो गया, ये आपकी रेडियस हो गई RE, और यहाँ से आपने क्या करा, इस सेंटर है आप नीचे आ चुके हैं, और कितना नीचे आ चुके हैं, d डिस्टेंस नीचे आ चुके हैं, और यहाँ पर आप निकालना चाह रहे हैं क्या, g को, ठीक है। अब यहाँ पर अगर g को निकालेंगे तो ये अबव द सरफेस था, ये कैसा था, अबव द सरफेस, और अब मैं वो निकाल रहा हूँ आपके लिए बिलो द सरफेस। तो बिलो द सरफेस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, बिलो द सरफेस। तो बिलो द सरफेस आपके पास हो जाएगा g डैश इज इक्वल टू g, यहाँ पर स्मॉल g आ जाएगा, और यहाँ पर RE माइनस d अपॉन RE। इसका मतलब आपके पास क्या निकल कर आया कि स्मॉल g का ये RE माइनस d अपॉन RE टाइम होता है। तो यहाँ से देखना, अगर आप डेप्थ बढ़ाते जाओगे, नीचे नीचे जाते जाओगे, नीचे जाओगे, जितना नीचे जाओगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो इसका मतलब क्या, न्यूमरेटर यानी अंश, ऊपर की वैल्यू कम होती जाएगी, और जब ऊपर की वैल्यू कम हो जाएगी तो ये ओवरऑल वैल्यू कम होगी नहीं होगी, तो g डैश की जो वैल्यू मिलेगी वो g के कंपैरिजन में कैसी होगी, कम होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चाहे अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओ या नीचे जाओ, आपको दोनों ही जगह जो स्मॉल g की वैल्यू होती है वो कम ही मिलेगी। रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, यहाँ से न्यूमरेटर घट रहा है, दोनों ही कंडीशन के अंदर स्मॉल g की वैल्यू कम होगी। तो चलिए आप देखते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून, या मून के सरफेस पर उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और मास कितना होगा या वेट कितना होगा। तो देखो मास और वेट के लिए आपको दोनों को बताऊंगा। कई बार होता है मास के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और आप कराते हैं गलत, तो स्मॉल g ऑन मून हमें निकालना है, और हमें क्या निकालना है, वेट ऑन मून भी यहाँ पर निकालना है, वेट ऑन मून। तो यहाँ पर देखो, एक तो सीधा सीधा मैं आपको बता दे रहा हूँ, वैसे तो कई सारी चीज़ें हैं कि आप इसको कैलकुलेट करो स्मॉल जी को कि कैसे करोगे आप कंपैरिजन करके। तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले अगर हम देखो स्मॉल जी की वैल्यू कहाँ पर निकालें, अर्थ पर। समझना, अर्थ के लिए निकालना है तो मैं उसको बोल देता हूँ GE, ठीक है। अभी तक हम स्मॉल जी चला रहे थे, आप ये भी चला सकते हो सिर्फ जी भी, ठीक है। तो अर्थ के लिए तो जी मान के चलो, तो अर्थ के लिए जी क्या निकल रहा था, GME अपॉन RE स्क्वायर, ये निकल कर आ रहा था GME अपॉन RE स्क्वायर। ये कहाँ निकल रहा है, अर्थ पर, तो ये ध्यान रखें अर्थ पर निकला है। अब मून पर अगर आप निकालोगे तो क्या देखो सीधे सीधे इस तरह का रिलेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, G ऑन मून, इसको मैं बोल रहा हूँ GM, ठीक है, G ऑन मून को हम GM बोल देंगे, और ये आपके पास रिलेशन निकल कर आएगा, लेकिन कुछ किस तरह का होगा, ये होगा G, यहाँ पर MM लगेगा, MM का मतलब मास ऑफ मून,
रेडियस ऑफ मून, क्योंकि यहाँ पर आपको समझ के चलना, उसी प्लेनेट की तरह ट्रीट करो। तो यहाँ पर आपको कैसा निकलेगा, GM इज इक्वल टू GMM अपॉन RM, यानी मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून। आपके पास ये निकल कर आया मून पर, और यहाँ पर अगर आप मून के मास को कंपेयर करते हैं किसके साथ, मून के मास को आप कंपेयर करते हैं मास ऑफ अर्थ के साथ, और जब मून की रेडियस को कंपेयर करते हैं आप अर्थ की रेडियस के साथ, तो ये वैल्यूज आप लोग फाइंड करके लगा सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको लेक्चर को लेंथ ही नहीं करना चाहता, क्योंकि हमें डिटेल में इतना नहीं जाना है, हमें कॉन्सेप्ट चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप इसको रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास जो जी की वैल्यू निकल के आती है मून के ऊपर, तो वो निकलती है अर्थ के जी की 6th पार्ट, यानी GM इज इक्वल टू G/6, यानी GM इज इक्वल टू G/6, यानी मून के ऊपर जो इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो अर्थ के सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसकी 6 टाइम कम होती है। यहाँ तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो 6 टाइम ज़्यादा होता है मून के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। समझ में आ गया ये बात? तो नोट डाउन कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ताकि आपको काम आता रहेगा। और साथ में आपको नोट्स वगैरह मिलेंगे तो नीचे आप कर सकते हैं, डेफिनेशन वगैरह आपको वही मिल जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है अगर मैं नहीं लिखवा रहा हूं। तो यहां पर आप वेट की बात करते हैं, तो देखो यार अर्थ के ऊपर हो तो अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से आपका वेट डिसाइड हो रहा है, और अब जब मून पर होगा तो मून के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से आपका वेट डिसाइड होगा। अब देखिए क्या क्या होता है कि आपका वेट दो चीजों से डिसाइड हो रहा था। हमने एक बेसिक फॉर्मूला देखा था mg, वेयर m इज द मास ऑफ बॉडी एंड g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। यहां पर अगर हिंदी में है तो मैं बता दूं आपको, ये द्रव्यमान होता है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इतना आप जानते होंगे कि वो है गुरुत्वीय त्वरण। तो किसी बॉडी का जो भार है, किसी भी वस्तु का जो भार है, वो उसके द्रव्यमान और उसके गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो यानी दो चीजों से डिसाइड होता है। अब यहां पर अगर हम मास की बात करें तो मास इज अ कांस्टेंट टर्म, मास इज अ कांस्टेंट एंड फंडामेंटल टर्म। तो ये किसी बॉडी का चेंज नहीं होता है। अगर किसी बॉडी के मास की बात कर रहे हो तो वो मास चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मास इज अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनी बॉडी। यानी अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूं तो जो द्रव्यमान है, ये जो द्रव्यमान है ना, वो द्रव्य की यानी मैटर की वो क्वांटिटी है, वो मात्रा है जो किसी बॉडी के अंदर रहती है, उस बॉडी के अंदर वो हमेशा बनी रहती है, वो मात्रा है। तो ये मात्रा आपकी चेंज नहीं होगी, चाहे आप अर्थ पर हो, चाहे आप जुपिटर पर हो, चाहे सन पर हो। यार सन पर मत चले जाना, ठीक है? तो आप किसी भी, या मार्स पर हो, किसी भी प्लेनेट पर हो, कहीं भी हो, आपके अंदर जो मैटर है, आपके अंदर जो यहाँ पर क्वांटिटी है, उस अमाउंट है जो सब्सटेंस का, वो यहाँ पर चेंज नहीं होगा। दैट्स वाई यहाँ पर आपका जो एम है वो एक कांस्टेंट टर्म है। तो जो भी आपके वेट में चेंज आने वाला है वो स्मॉल जी की वजह से आएगा। तो अगर हम वेट ऑन अर्थ की बात करें तो वेट ऑन अर्थ निकल कर आता है कितना, mg। ये क्या है, अर्थ पर, तो we बना दिया, तो वेट ऑन अर्थ, इसको मैंने बना दिया क्या, GE। ठीक है, मास सेम रहेगा। अब बात करते हैं मून पर, तो वेट ऑन मून विल बी इक्वल टू mgm। क्या हो जाएगा, mgm। ठीक है, क्यों mgm क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहां पर लगेगा मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहां से रिप्लेस करो कैसे, GM को रिप्लेस करो। तो GM को जब रिप्लेस करोगे तो आएगा G/6। G/6 का मतलब यही वाला जो G है ना, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, GE करके बोल सकते हो। तो GE/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, GE/6। कर दिया हमने, समझ में आ गया? अब बताओ क्या mge ये मल्टीप्लाई में है, mge मल्टीप्लाई में है, रिप्लेस कर दो। क्या हो जाएगा, WE/6, यानी WM विल बी WE/6। यानी हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा था वो उतना ही रिलेशन हमें देखने को मिला जितना हमें देखने को मिला था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में, क्योंकि मून का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था वो अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का 6th पार्ट था, यानी छठा हिस्सा था। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर जो हमारे पास वेट था किसी बॉडी का, कहाँ पर, मून पर, वो भी आपके क्या था, ग्रेविटेशन, उसके अर्थ पर जो वेट था उसका 6th पार्ट था। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी बॉडी का अर्थ पर जो वेट होता है वो मून पर उसके वेट का 6 टाइम होता है, यानी 6 गुना होता है। अगर आपको एक छोटा सा मैं न्यूमेरिकल दूं तो आप कर सकते हैं। अगर आपको बोला गया है कि किसी बॉडी का वेट मास जो है वो 400 kg है, तो इसका आपको मून पर वेट निकालना है। क्या निकालना है, मून पर वेट निकालना है। तो एक तो ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन, आपको मून पर वेट निकालो, तो सीधा आप लगा दोगे यार GM क्या होता है आपका, GE/6। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो W विल बी क्या हो जाएगा आपका, mGE/6 कर दोगे, क्योंकि पहले फॉर्मूला आपका बनेगा क्या, पहले फॉर्मूला बनेगा mg। क्या बनेगा, mg। फिर यहाँ पर लगा दोगे क्या, mGE/6। फिर इसको कैलकुलेट कर लोगे, 400 को रखोगे, इसको 10 लगा दो और ये 6 कर दो, तो डिवाइड कर लेना, ये हो जाएगा 4000/6
देन ये हो जाएगा kg में आंसर आपका, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके साथ ही एक तरह का और क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है क्या, ये तो आपको बोल दिया सीधे सीधे मून पर है। कई बार पता है क्वेश्चन कैसे देता है कि किसी बॉडी का आपको मास दे रखा है, किसी बॉडी का मास दे रखा है, आपसे बोलेगा कि इस बॉडी का वेट उस प्लेनेट पर निकालो, इस बॉडी का वेट ऐसे प्लेनेट पर निकालो जहां पर उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ के कंपैरिजन में 3 गुना है, या अर्थ के कंपैरिजन में 1/3 है, अर्थ के कंपैरिजन में 10 गुना है, या अर्थ के कंपैरिजन में 1/10 पार्ट है। तो इस तरीके से आपको रिलेशन दे देगा। बस आपको करना क्या है, आपको जो ये वाला जी है ना वहां पर उसके लिए रिप्लेस कर देना है। और उसको कंपैरिजन कैसे करोगे, जो आपके लिए रिलेशन दे रखा है अर्थ के साथ, उसके हिसाब से आपको वहां पर रिप्लेस कर देना है। देन आप वहां पर उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो इसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ध्यान रखना आप कौन सी है वो। यहाँ पर समझो, आप अर्थ पर हो, अर्थ के सरफेस पर हो, ये आप खड़े हुए हो, ठीक है, ये आप खड़े हुए हो, वाह क्या खड़े हो, ठीक है, ये इस तरीके से आप खड़े हुए हो। आप जब इस पर खड़े थे तो आपको कुछ वेट फील हो रहा था, क्या हो रहा था, वेट फील हो रहा था, अभी भी हो रहा होगा ना। अब वेट फील जब हो रहा है तो क्या आपके वेट में चेंज हो सकता है अर्थ पर खड़े खड़े, समझो, अर्थ पर कहीं जा भी नहीं रहे हो और वेट आपका जो है वो चेंज हो जा रहा है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कब होगा ये ऐसा समझिए, जब आप अर्थ के सरफेस पर खड़े हो और आपके ठीक ऊपर मून हो, कौन हो, यानी चंद्रमा हो, चंद्रमा आपके बिल्कुल सिर पर है, बिल्कुल ठीक जैसे 90 डिग्री परपेंडिकुलरली आपके ऊपर है वो। तो यहाँ पर आपके और जो मून है उसके बीच में डिस्टेंस इस टाइम पर सबसे कम होगा, अब तक का सबसे कम डिस्टेंस इस टाइम पर ही होगा। तो यहाँ पर आपके ऊपर 2 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर आपके पास ऊपर 2 ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होने लगेंगी, यानी इसी की वजह से आपको पास 2 तरह का वेट मिलेगा। एक तो ये अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से आपको ऊपर खींचेगा, जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी Fm, और ये भी होगी Fm, और अर्थ आपको अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे खींच रहा है Fe, यानी यहाँ पर आपको Fe हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसकी वजह से Fe देखो बड़ा तो है Fm से, तो रहोगे तो आप यहीं पर, लेकिन आपका जो फाइनल आपके पास रिजल्टेंट मिलेगा वो Fe माइनस Fm मिलेगा, यानी आपका जो टोटल आपका जो वेट होगा उसमें कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि वेट बेसिकली वही फोर्स होता है जो आप पर अर्थ अप्लाई करता है। अब यहाँ पर एक जो फोर्स अर्थ अप्लाई कर रहा था उसमें से कुछ कम हुआ तो आपका वेट भी कम हो जाएगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना कि अगर चंद्रमा यानी मून आपके बिल्कुल सिर के ऊपर होता है परपेंडिकुलरली, तो आपको अपना वेट कम फील होता है, आपको अपना वेट कम फील होता है। क्यों? क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपको अपनी तरफ खींचती है। समझ में आ गया इतना? रब करते हैं और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम केपलर्स लॉ की, ठीक है, केपलर्स लॉ, या कई बार इसको बोल देते हैं आपके केपलर, यानी आप देखो हिंदी में बोलो तो केपलर के नियम आपने पढ़े होंगे। यहाँ जो उपग्रहों की गति होती है, यानी सैटेलाइट्स के यहाँ जो ग्रहों की गति होती है, प्लैनेट की गति होती है, वो सभी केपलर के लॉ को फॉलो करती है। तो उपग्रह यानी आपके सैटेलाइट हो या आपके प्लैनेट हो, वो सभी केपलर के लॉ को फॉलो करते हैं, और केपलर के लॉ से ही डिफाइन होती है उनका मोशन किसी भी सन के अराउंड, यानी किसी भी गैलेक्सी के अंदर अगर कोई ऐसा प्लैनेट है जिसके वो केंद्र है उसके अराउंड अगर वो घूम रहा है, और साथ में आपके पास जो आपके सैटेलाइट्स हैं जो किसी प्लैनेट के अराउंड घूम रहे हैं, उनके मोशन को हम इसी लॉ से डिफाइन करते हैं। तो टोटल केपलर ने हमें 3 लॉ दिए थे, तो हम शुरुआत करते हैं केपलर के फर्स्ट लॉ की, तो जिसे बोलते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ, या इसको बोलते हैं ऑर्बिट लॉ। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट लॉ। हिंदी में इसको बोल दूं तो यहां पर बोलते हैं केपलर का पहला नियम, केपलर का प्रथम नियम, और ऑर्बिट का मतलब होता है कक्षा का नियम। ऑर्बिट का मतलब कक्षा का नियम, वो नहीं क्लास नहीं, ऑर्बिट जिसमें वो घूमता है, ठीक है। अब यहां पर हमें देखना है, तो केपलर का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पीडीएफ में मिल जाएगी, मतलब मैं बता दूंगा, लिखो ये आपको वहां पर मिल जाएगी। तो केपलर का पहला नियम आपसे ये कहता है कि कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में मोशन करता है। कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में मोशन करता है। ये आपको क्या दिख रहा है? एक अर्थ मान लो, चलो इसको अर्थ ले लेते हैं। हालांकि ये कोई भी प्लैनेट हो सकता है, ये कोई भी प्लैनेट हो सकता है, और ये अगर मोशन कर रहा है किसके? सन के अराउंड, तो ये एक इलिप्टिकल पाथ में मोशन करता है। ओवल मत बोलना, इलिप्टिकल होता है, ठीक है, इलिप्स की तरह। तो हिंदी में बोलते हैं शायद दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त वाले जो मार्ग है, रास्ता है, उसमें वो इसकी गति करता रहता है। तो आपको ध्यान रखना सबसे पहला, अब जो दीर्घवृत्त होता है उसके अंदर 2 फोकस होते हैं, समझना। आपको देखो मैं बता रहा हूँ दीर्घवृत्त क्या होता है एक्चुअली। एक सर्कल होता है, सर्कल को ऐसे खींच दो, खींचोगे तो क्या होगा?
इसको खींचो, खींचने पे इसको दो फोकस बन जाएंगे, पहला फोकस दूसरा फोकस, पहला फोकस दूसरा फोकस। तो एक पर सन होगा और बाकी इधर उधर क्या होगा, अर्थ या दूसरे प्लेनेट मोशन कर रहे होंगे। समझ में आ गया आपको? यानी अर्थ और जो दूसरे प्लेनेट होते हैं वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ के अंदर मोशन करते हैं, और जो सन होता है उसके दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर स्थित होता है, यानी दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर सन होता है। तो आप इसकी डेफिनेशन छाप लोगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन in a elliptical path with the sun situated on its one of the foci। sun situated on its one of the foci। ठीक है, ध्यान रखना, फोकी मतलब वही फोकस को हम प्लूरल कर देंगे तो फोकी हो जाएगा, तो किसी एक फोकस पर वो प्रेजेंट होता है। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन, और आपको सिंपल समझ में आ जाना है कि पाथ कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है। इसका मतलब यहाँ पर आपको रेडियस कुछ चेंज होती हुई दिखेगी, धीरे धीरे आओगे तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस चेंज होगा, यहाँ डिस्टेंस चेंज होगा, यहाँ पर मिनिमम हो जाएगा, और इस वाले एंड पर पहुँचने पर आपका जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम आपको फील होगा। समझ में आ गया आपको? अब बात करते हैं केपलर के सेकंड लॉ की, यानी केपलर से सेकंड लॉ। यहाँ पर देखिए चीज़ जल्दी जल्दी मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, मैं नहीं चाहता कि आप साइंस के अंदर इतना टाइम दे रहे हो। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से आपका अर्थ मूव कर रहा था या कोई भी प्लेनेट मूव कर रहा था, तो आपको मान लो, देखो ये प्लेनेट यहाँ पर था कभी, ठीक है, यहाँ से इसको डेल्टा टी टाइम लगा, कहाँ पर, डेल्टा टी टाइम लगा इसको बी पोजीशन पर पहुंचने में। डेल्टा टी टाइम में ये अर्थ मान के चलते हैं, ये अर्थ ए पोजीशन से अपनी बी पोजीशन पर पहुंचा होगा, कितने में, डेल्टा टी टाइम में। क्लियर? अब मान लिया हमने सेम डेल्टा टी टाइम में दूसरी तरफ हमने कहीं और जगह पर लिया, तो वहाँ पर ये पॉइंट ए डैश से पॉइंट बी डैश पर पहुँचा, ए डैश से बी डैश पर पहुँचा। तो ये लॉ कहना क्या चाहता है कि अगर यहाँ पर टाइम आपका इक्वल है, दो जगह पर आप इक्वल टाइम लेते हो और उसकी दो पोजीशन जो आपको मिलती हैं, उन पोजीशन के बीच में जो घिरा हुआ एरिया होता है ना, उनसे कवर जो एरिया होता है वो आपका इक्वल होता है। समझ में आया क्या? नहीं आया तो समझो, डेल्टा टी टाइम लिया इसने किसमें, ए से बी में जाने में, ए से बी ऐसे घूम रहा था पहुंच गया बी पर। ठीक है, तो कितना एरिया कवर करा इसने, इस पॉइंट से मिला दो, उसके इनिशियल पोजीशन से मिला दो, फाइनल पोजीशन से मिला दो, बीच में एरिया मिला, किससे मिला रहा हो, सन से, बीच में एरिया मिला, ये एरिया मिला, ठीक है, मिल गया ना। तो एरिया ये कितना हो गया, ये आपको मिल गया, मान लो ट्रायंगल की तरह मिल गया एरिया, ट्रायंगल ए बी एस, ए बी एस मिल गया। अब यहाँ पर डेल्टा टी टाइम लिया, सेम टाइम लेना है, अगर यहाँ पर जो टाइम ये लिया है वही यहाँ पर लोगे, अगर यहाँ एक दिन लिया है यहाँ भी एक दिन लेना, तो यहाँ पर जो आपको एरिया मिलेगा वो क्या होगा, डेल्टा ए डैश बी डैश एस। और यहाँ पर जो केपलर का सेकंड लॉ ये कहता है कि कोई भी प्लेनेट जो सन के अराउंड मूव करता है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। इसका मतलब डेल्टा ए बी एस विल बी इक्वल टू डेल्टा ए डैश बी डैश एंड एस, यानी कोई भी प्लेनेट जो सन के अराउंड मूव कर रहा है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया को कवर करता है। आपको समझना है यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया को कवर करा। अच्छा, अगर हम इस एरिया को डिवाइड कर दें किससे, ए बी एस को डिवाइड कर दो डेल्टा टी से, क्योंकि डेल्टा टी टाइम लिया था कवर करने में, और ए डैश बी डैश एस को डिवाइड कर दो किससे, डेल्टा टी से, तो आपके पास निकल कर आएगी ये कुछ, देखो वेलोसिटी की तरह बनना है। वेलोसिटी क्या आपने पढ़ा होगा, एस अपॉन टी, एस अपॉन डिस्टेंस अपॉन टी कर देते हो तो वो निकल कर आती है वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन टी कर दिया तो क्या निकल कर आ गया, अपनी लीनियर वेलोसिटी। यहाँ पर एरिया आ रहा है, नीचे टाइम आ रहा है, तो टाइम में एरिया कवर कर रहा है, टाइम के अंदर एरिया कवर कर रहा है, तो इसे हम बोलने लगते हैं क्या, एरियल वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया, एरियल वेलोसिटी। तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी सन के अराउंड मूव करता हुआ कोई भी प्लेनेट कि जो होता है उसकी एरियल वेलोसिटी हमेशा इक्वल होती है। यानी आपको समझना है यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो कम होगी। रीजन क्या है, ये सन जो है यहाँ से जो अर्थ होगा वो थोड़ा दूर होगा, सन से जो अर्थ है वो कैसा है, दूर है, तो यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी, मूव हल्के कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कम फोर्स मिल पा रही होगी, तो कम सेम टाइम में वो धीरे धीरे मूव कर रहा होगा। यहाँ पर पहुंचा, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ गई, यहाँ फोर्स बढ़ गई, तो फोर्स बढ़ गई, जल्दी मूव करा, तो जल्दी मूव करने से क्या करा, सेम टाइम में उसने यहाँ पर जो कम एरिया कवर करा था यहाँ पर उतना ही एरिया कवर करा। मतलब आपको देखने में लग रहा हो कि यहाँ पर इतना डिस्टेंस कम चला है, एरिया अगर डिस्टेंस निकालोगे यहाँ से यहाँ तक तो वो तो कम है, पर एरिया जो है वो इसके बराबर ही है। यहाँ पर ए जो बी का डिस्टेंस है ना, ये वाला जो जा रहा है, और इसको कंपेयर करोगे इतना, तो यहाँ पर अंतर मिलेगा, पर एरिया में कोई भी अंतर नहीं मिलेगा। समझ में आ गया आपको?
तो आपको इतना क्लियर हो गया कि जो एरिया होता है वो इक्वल होता है, एरियल वेलोसिटी आपकी इक्वल होती है। चलिए अब बात करते हैं केपलर के तीसरे नियम की, यानी केपलर्स थर्ड लॉ, जिसको हम बोलते हैं इसके आवर्तकाल, यानी इसका टाइम पीरियड निकालने वाला लॉ। तो यहाँ पर हम समझना है कि इस तरह का जो मोशन होता है, जब हम किसी पॉइंट को सेंटर मान के उसके अराउंड मोशन को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उसको कंसीडर करते हैं, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं आपका घूर्णन गति, यानी मोशन रेजोल्यूशन कर रहा है यानी कोई ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो अर्थ मिलेगा या जो प्लैनेट मिलेगा वो इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा। क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा, बार बार इसके अराउंड घूमेगा। तो घूमने के बाद जब एक चक्कर वो पूरा कर लेता है, मान लो यहां से शुरू हुआ, ठीक है, और यहां से शुरू होने के बाद घूमता आएगा घूमता आएगा घूमता आएगा, और एक चक्कर जब वो पूरा कर लेगा, मतलब इसके ऊपर घूमेगा, ऐसे नहीं घूमेगा, इसके ऊपर घूमेगा। जब ये एक चक्कर पूरा कर लेगा तो एक चक्कर यानी इसको एक टर्न पूरा करने में जो टाइम लगेगा उसे हम बोलते हैं क्या? कैपिटल टी। कैपिटल टी इज अ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आपने पढ़ा होगा, टाइम पीरियड क्या? एक चक्कर को पूरा करने में लगा टाइम, ठीक है, समझ में आ गया? एक बार घूमने में, घूमने के आगे एक बार, तो कितना टाइम लगा उसे? टी। यहाँ पर दूसरी एक चीज़ और समझते हैं, यहाँ पर आपको समझना है कि इस जगह अगर हम कहीं पर भी यहाँ पर अर्थ को रखोगे या प्लैनेट को रखोगे तो सन से जो डिस्टेंस है वो हमेशा अलग निकलेगा, ठीक है। अब दीर्घवृत्त के अंदर यहाँ पर आपकी दो एक्सेस होती हैं, एक एक्सेस तो ये वाली जा रही होती है और एक एक्सेस इधर होती है, जिधर आपने खींच रखा है, जिधर आपने खींच रखा है उधर वाली एक्सेस, जिधर आपने खींच रखा है उधर वाली एक्सेस को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सेस। दिस इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सेस, ठीक है। क्या है? सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस आपको लेनी है। तो यहां पर आपको थर्ड लॉ ये कहता है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलेप्टिकल पाथ। उसका जो इलेप्टिकल पाथ होता है उसके जो सेमी मेजर एक्सिस होता है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है कौन? टाइम पीरियड का स्क्वायर। अगर कोई भी आपके पास प्लेनेट है वो किसके अराउंड घूम रहा है? एक सन के अराउंड घूम रहा है, तो सन के अराउंड घूमते हुए इसका जो टाइम पीरियड होगा, यानी एक चक्कर लगाने में जो लगा टाइम होगा, वो इसका सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर होगा। टाइम पीरियड का स्क्वायर सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर होगा। तो केपलर का तीनों नियम यहाँ पर हमारे क्लियर हो चुके हैं। डेफिनेशन इसको डिस्कशन बॉक्स में आपको दिए गए पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगी, तो उसे डाउनलोड करें, पढ़ें। और यहाँ पर आपको लग रहा हो कि चीज़ें तेज चल रही हैं तो थोड़ी सी चल रही हैं, थोड़ा स्लो करके देख सकते हो, और अगर लग रहा है सही चल रही है तो पढ़ते रहे, क्योंकि यहाँ पर क्रैश कोर्स टाइप चला रहे हैं ताकि 2 महीने के अंदर सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें और हमें ज़्यादा ये ना रहे कि यार हमने कवर नहीं कर पाए, ठीक है। और मेजर आपके टॉपिक करा दूंगा जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हल्के फुल्के कोई भी टॉपिक होंगे जहाँ से एक क्वेश्चन आता है पूरे चैप्टर में से, तो उसको हम फोकस अभी नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी तैयारी में लगे रहो। जय हिंद, तब तक के लिए धन्यवाद।